IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है मनु भंडारी की कहानी नायक खलनायक विदूषक, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। अमित यहां बैठे बैठे भी अच्छी तरह जानता है कि भीतर के कमरे में पारुल इस समय खींच खींच कर बाल झाड़ रही होगी। उसके बाद बड़ी बेरहमी से बालों को हथेली पर लपेटेगी, कसकर सिर के पीछे जूड़ा थूपेगी और फिर अंधाधुंध 8-10 कांटे इधर उधर दे घूंपेगी, जैसे बाल और जूड़ा उसके अपने नहीं किसी और के हों और वो भरसक उनसे बदला ले रही हो। अमित अच्छी तरह जानता है कि रात दिन भीतर ही भीतर उफनती इस खीज और गुस्से का असली कारण और लक्ष्य वो खुद ही है। पारुल दिखाना भी उसे ही चाहती है, पर उसने तो गेंडे की खाल का ऐसा अभेद्य कवच अपने ऊपर चढ़ा रखा है कि उस पर किए गए सारे वार उलटकर पारुल को ही बेधते झीलते रहते हैं और वो विजय के एक अनकहे से आह्लाद में सराबोर अपने में ही मस्त रहता है, सामने वाले की सारी हेकड़ी को ठेंगे पर रखने का परम सुख भोगते हुए। साड़ी पहनने के बाद चेहरे पर बड़ी सावधानी से सहज स्वाभाविकता का लेप चढ़ाएगी पारुल। मधुरता और मुस्कान की मोटी मोटी परतें पोतेगी, जिससे कोई सपने में भी नहीं सोच सके कि भीतर ही भीतर कितने स्तरों पर कितनी तरह के युद्ध झेल रही है वो। ये कुशल अभिनेत्री होने का कमाल कतई नहीं है, बल्कि शालीनता और आभिजात्य की जो घुट्टी जन्म के साथ ही उसके हलक के नीचे उतार दी गई थी, उसी की वजह से मन का दुख यूं सरेआम बिखेरते चलने जैसी फूहड़ और घटिया हरकत वो बेचारी कर ही नहीं पाती। बाहर वालों को चाहे वो चकमा देती रहे, पर अमित तो उसका रेशा रेशा पहचानता है। सबके सामने लगाव और अपनत्व में सने मधुरता की चाशनी में पगे जो संगीतमय शब्द पारुल के मुंह से झरते रहते हैं, उनके पीछे भीतर ही भीतर उसके लिए फोहश गालियों और कोसनों की जो बौछार निरंतर होती रहती है, उसे अमित, सिर्फ अमित ही जानता है और चाहे तो उन्हें अक्षरश शब्द भी दे सकता है। शालीनता और अभिजात्य, साले नकली और ढोंगी जिंदगी जीने के टुच्चे टोटके। कटुता और व्यंग्य से उसके होंठ टेढ़े हो गए। अच्छा हुआ जो उसने शुरू से ही इस उबाऊ और दम घोंटू सोफिस्टिकेशन के सारे लटकों और नुस्खों की ऐसी की तैसी कर दी। सब सालों को नीचे के रास्ते से निकालकर उनकी असली जगह पहुंचा दिया। एक बार फिर विजयी होने के गर्व से उसका सीना फूल उठा। उसने जल्दी से अपना चार्ट पेपर उठाया और नाटक के सेट का अधूरा स्केच पूरा करने बैठ गया, कुछ ऐसी तरलीनता के साथ मानो इस समय इस कागज और अपने सिवाय उसके जहन में दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कम से कम पारुल का कोई अस्तित्व तो नहीं ही है। आंखें उसकी कागज पर जमी हुई हैं, लेकिन उसकी पीठ साफ देख रही है कि पर्दा हटाकर पारुल दरवाजे पर खड़ी हो गई है, एक असमंजस की स्थिति में कि बिना कुछ कहे कृतार्थ करके निकले। मन चाहे बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा बोलने का, लेकिन पत्नित्व के फर्ज की मारी कहेगी जरूर। अच्छा, मैं जा रही हूं। ऑफिस शब्द का प्रयोग भूल कर भी नहीं करेगी।
निठल्ले पति के सामने अपने ऑफिस जाने की बात कहना कितनी घटिया हरकत है। पति का सम्मान सुरक्षित रखने वाला उसका सुघड़ संस्कार इस बात को खूब अच्छी तरह जानता है। तुम आज 4 बजे के करीब घर ही रहोगे? इस अनपेक्षित से वाक्य को सुनकर न चाहते हुए भी अचानक उसका चेहरा ऊपर को उठ गया। वाह, कैसा सही सटीक है उसका अंदाज। सामने खड़ी इस सजी सवरी बिल्कुल ताजा टटकी लड़की नुमा औरत को देखकर कोई सपने में भी अंदाजा लगा सकता है भला कि इसने सारी रात छटपटाते करवटे बदलते काटी है। वो चाहे उसकी तरफ पीठ किए ही लेटा था, पर फिर भी अच्छी तरह जानता है कि रात भर वो बिना बिसूरे चुपचाप टसुए ही बहाती रही थी। मान गए साहब, मन के भावों को छिपाने की भी जरूर कोई ट्रेनिंग होती होगी, वरना यहां तो अभिनय कला में दक्ष होने के बावजूद मन में कोई बात नहीं उठी कि चेहरा तो चेहरा साला रोम रोम जैसे डंका पीटने को बेचैन रहता है। क्या करें, हमारे माँ बाप ने तो म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में डालकर सिर्फ कखरा सिखा दिया। अब ये कॉन्वेंटी सुपर सोफिस्टिकेशन हम कहां से लाएं? अम्मा इधर आएंगी, अगर तुम हुए तो मिलना चाहती हैं। मन तो हुआ कि कहे ओ हो, अगर लगाकर जो सम्मान बख्शा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मैडम, वरना सीधे सीधे हुक्म देती कि तुम निखट को तो जाना ही कहां होगा, अम्मा आएंगी 4 बजे, बैठकर बात करना। पर सॉरी, ये फूहड़ बदेश शब्दावली तो उनकी हो ही नहीं सकती। मन में चाहे इससे भी बदतर बातें कुल बुला रही हूं। देखो, इसको लेकर अपना प्रोग्राम गड़बड़ करने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा को तो अपने किसी काम से इधर आना ही है। तुम नहीं हुए तो लौट जाएंगी। क्या बात करनी है मुझसे? अरे पता नहीं, ना मैंने पूछा ना उन्होंने कुछ बताया। फोन पर सिर्फ इतना ही कहा था कि 4 बजे अमित घर पर रहेंगे क्या? रहें तो कह देना, मैं आऊंगी मिलने। अरे बात क्या होगी, इधर आ रही होंगी तो बतियाने का मन हो गया होगा तुमसे। वाह रे लापरवाही के ये झटके, किसी और को चलाना है इनसे। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि लू उतारने आ रही हैं तुम्हारी? उनकी लाडली इकलौती बेटी से ब्याह करने के बाद भी जिंदगी जीने के ये जो निहायत गैर जिम्मेदाराना और खुराफाती तरीके अपना रखे हैं वो चल नहीं सकेंगे। अब नाश्ता तैयार करवा दिया है, काम के बीच में या काम के बाद जब भी मन हो मंगवा लेना। अच्छा, मैं अब चली। और एक बहुत ही भीनी हल्की सी सुगंध का झोंका उसके पास से गुजर गया। रस्सी जल जाए पर ऐंठन जा सकती है भला कभी इन लोगों की। जब मन हो मंगवा लेना, क्योंकि समय से और कायदे से खाना तो तुम सीख ही नहीं सकते। नायिका का प्रस्थान। अब खलनायिका के प्रवेश तक वो बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वतंत्र और मुक्त। उसने जोर से पेंसिल हवा में उछाली, सारे बदन को मरोड़कर एक झटकेदार अंगड़ाई ली, 3-4 गहरी गहरी सांसें ली और एक जोरदार हाँक लगाई। मुरारी, कॉफी लाओ, एकदम गर्मा गर्म। और फिर बिल्कुल हल्का होकर पलंग पर पसर गया। ओह, कितनी देर से वो कैसी जकड़न और घुटन महसूस कर रहा था। सारी कोशिशों के बावजूद कैसे ये दोनों उसके अस्तित्व के रेशे बिखेरती हुई उसकी नियति ही बनती जा रही हैं। दर्द की एक तीखी सी लहर उसे ऊपर से नीचे तक टीस गई। उसे अपना कमरा याद आया, अस्त व्यस्त, उखड़ा बिखरा, लेकिन जिसमें वो निहायत कड़के के दिनों में भी बादशाह की तरह रहता था। जिसकी एकमात्र खिड़की पर जो गली दिखती थी वो उसे कभी राजमार्ग से कम नहीं लगी। उसे भेड़ा बनाकर रखने के बेटी के सारे अस्त्र चुक गए, तब अम्मा जी आ रही हैं उस पर अपना जोर आजमाने। ठीक है, आ जाए वो भी, आज उनसे भी निपट ही लिया जाए। मां बेटी दोनों को उनकी जगह दिखा ही दी जाए।
और अपनी असली जगह भी ठोक कर उनके जहन में बिठा दी जाए। हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म। वो तो सोच रही होंगी कि रेशमी दुशाले में लपेट कर ऐसी मीठी मार करेंगी कि रेशम की नरमी और उनके एहसानों के बोझ तले दबा ये निरीह प्राणी तो बोल भी नहीं सकेगा, और वो 4 जुमलों में ही इस सिरफिरे का सारा नजला झाड़कर विजय पताका फहराती हुई लौट जाएंगी। महज उसकी कृपा से थोड़े से नाटकों में अभिनय करके, घर में पर्दे कुशन की सजावट करके, बेझिझक होकर अपने को कलाकारों में शुमार करने वाली बिटिया तो अब अच्छी तरह समझ गई है कि असली कलाकार की ठसक क्या होती है, उसका अहम और स्वाभिमान क्या होता है। बड़ी से बड़ी सुख सुविधाओं, हालांकि उसकी नजरों में निहायत टटपुंजिया, पर ना बिकने वाली उसकी स्वतंत्रता क्या होती है। आज अम्मा जी को भी इसकी एक झलक दिखाई ही दी जाए। जन्म का अभिनेता, संवाद की अदायगी में कोई उसका क्या मुकाबला करेगा भला। उसके लिए शालीनता नहीं, कला और हुनर चाहिए, जिसकी मालिक अम्मा जी नहीं, वो है। ना चारों खाने चित कर दिए तो देखना। अमितोष का रोम रोम इसकी कल्पना से ही एक नए आत्मविश्वास से भर गया। उसे लगा जैसे अपने भीतर वो एक अद्भुत शक्ति का संचार होते महसूस कर रहा है, एक ऐसी शक्ति जिसने उसके पूरे वजूद को ऊपर उठाकर वजनी बना दिया है। वरना न जाने कितने दिनों से तो वो बिल्कुल बूदम जैसी जिंदगी जी रहा था। अचानक बाढ़ की तरह उफन आए इस आत्मविश्वास ने फटाफट उसके दिमाग के सारे पर्दे भी खोल दिए। बिना सुने ही वो अम्मा जी के शेर शेर भर के सारे आरोप जान गया और फटाफट उसने सवासेरी जवाब भी तैयार कर डाले। केवल तैयार ही नहीं, बल्कि पूरी नाटकीयता के साथ 2-4 बार उनका रिहर्सल भी कर डाला। बस अब आज हो ही जाए खुला खेल फरूखाबादी। अपने को भारी फिरंगी तोप समझने वाली मां बेटी आज अच्छी तरह जान ले कि उसकी जिंदगी और नजरों में उन दोनों की क्या औकात है। उसके रहन सहन, आदतों और खास करके उसकी स्वतंत्रता, अगर उनके अनकहे आरोप को शब्द दिया जाए तो खुले सांड वाली स्वतंत्रता, उसको लेकर जो एक शीत युद्ध सारे समय चलता रहता है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो। वो इस नाटक का पर्दा उठने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। बोझिल हो आए समय को काटने के लिए उसने एक किताब उठा ली। रोज तो डटकर खाना खाने के बाद उस समय वो टांग फैलाकर सोता है और आदतन पारुल का एक अनकहा संवाद जरूर उसके कानों से टकराता है। केवल निखट्टुओं को ही दिन में सोने का सुख नसीब होता है। दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था, इसीलिए हल्की सी खटखट हुई और आइए के साथ ही खलनायिका का मंच पर प्रवेश। लेकिन वेशभूषा में वही सलीका, सौजन्य और गरिमा, वही मधुरता में लिपटी मुस्कान, हूबहू अपनी बेटी की मां। जैसे हाड़ मांस की आंखें नहीं, सांचे में ढली पुतलियां हों। तभी तो ये कभी जान ही नहीं सकती कि व्यक्तित्व, अपने पूरे वजूद के साथ ठोस व्यक्तित्व आखिर होता क्या है। अमित, चलो तुम घर पे ही मिल गए। मुझे तो डर था कि कहीं रिहर्सल के लिए निकल ना गए हो। पारुल से कहला तो दिया था, लेकिन जवाब मिलने की गुंजाइश तो थी नहीं। फिर भी चांस तो लेना ही था। अमितोष एकदम चुप। अरे इस बार कितने दिन हो गए, उधर आए ही नहीं तुम लोग। प्यार का शीरा टपकाती हुई उल्हाना। माना कि बहुत बिजी हो, फिर भी कम से कम थोड़ा टाइम तो निकालिया करो। जानते तो हो मैं अकेली जान, तुम दोनों से बिना मिले कितनी बेचैन हो जाती हूं। अमित चुप, लेकिन मन में उभरा। गुस्ताखी माफ हो तो शालीनता से लिपटे इन चिकने मुलायम जुमलों के बीच जो अनकहा रह गया है,
और जो आपका असली मंतव्य है उसे पूरा अपनी भाषा में करता चलूं? अमित, बिना काम धंधे वाले के पास समय की तो कोई कमी नहीं, पर आओ कैसे? कतराते जो हो मुझसे। तुम्हारे चक्कर में बेचारी पारुल भी नहीं आ पाती। सारे दिन तो वो ऑफिस में खटती रहती है, शाम को मेरे पास आकर बैठ जाए तो तुम्हारे तो पौ बहारा नहीं। पूरी खुली छूट मिल जाए खुराफातों के लिए। अम्मा जी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो चेहरे पर रौनक और आंखों में गदगदाई सी प्रशंसा का भाव उमड़ आया। बेटी पर 100 जान से निहाल होते हुए बोली, तो लगा लिए पारुल नए पर्दे। कमरा कैसा खिल उठा है। इट्स लुकिंग वंडरफुल, इजंट इट? घर को खूब सजा संवार कर रखने का तो शुरू से ही बड़ा शौक रहा है पारुल को। अब कोई भले ही कहे कि अपनी ही बेटी की तारीफ करती रहती है, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगी कि बड़ी कलात्मक रुचि वाली है मेरी बिटिया। चुन चुन कर ऐसी चीजें लाती है कि बस, यू नो, आई थिंक शी इज अ रियल आर्टिस्ट। तौबा तौबा, रियल आर्ट की ऐसी तौहीन। जो आर्ट का अ भी ना जानती हो, उसके लिए शायद पर्दे लटकाना और छुरी कांटे नैपकिन वाली मेज सजा देना ही रियल आर्ट हो गया। इस बार कोई कड़वी सी बात निकलने के लिए आकार ले ही रही थी कि अम्मा जी ने सीधे तुरुप का एक कप फटकार कर अपना वाक्य पूरा किया। और सबसे बड़ा परिचय तो दिया तुमको चुनकर। सारे नाटक जगत के गिने चुने 3-4 आर्टिस्टों में से एक, बल्कि मैं तो कहूंगी कि सबके सिरमौर। हाथों में बिना जरा सी भी हरकत हुए भीतर जैसे अमितोष की मुट्ठियां बिछ गई। सामने वाले के गुस्से को पूरी तरह ध्वस्त करने के ये शातिराना लटके उसके ऊपर कारगर नहीं होने वाले, और ना इनसे उसके भीतर का उबाल ही ठंडा होने वाला है। फिर दोनों चुप, जैसे असली बात कहने के लिए एक दूसरे को तौल रहे हों। अमित, तुमसे एक बात कहने आई हूं। आवाज की थोड़ी देर पहले वाली खुशी, गर्व, चुहल और लाड सब गायब। तो अब आई गाड़ी पटरी पर। वो भीतर से पूरी तरह चौकन्ना हो गया, पर फिर विराम। शायद धार दी जा रही है बात को। वो खूब अच्छी तरह जानता है कि बहुत ही नाप तोल कर लेकिन बेहद तीखे निकलेंगे बोल, जो सीधे बेध कर उसे छलनी छलनी करते। समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू करूं। अरे नाटककार के सामने तो कम से कम ये नाटक मत करो। मेरी खुराफातों का जो लंबा चौड़ा खर्रा थमाया होगा बेटी ने, और जिसे 4 दिन से घोट घोट कर रटा होगा तुमने, उसे खोल दो। ऐसी मुसीबत क्या है शुरू करने में? ओह, समझा 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 समझा। शालीनता की नफीस शब्दावली में मेरी टुच्ची हरकतें समा नहीं पा रही होंगी। सचमुच विकट संकट है बेचारी अम्मा। पारुल ने तुम मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं तुमसे भूल कर भी ऐसी बात ना करूं, लेकिन गनीमत है कि बेटी ने कम से कम इतना तो पहचान लिया कि वो इन रीढ़हीन मांस के लोंदों में से नहीं है जो इन लोगों के बड़प्पन के आगे सिफर बनकर दुम हिलाता फिरे। लेकिन क्या करूं, मेरा मन ही नहीं माना। हाँ, मातृत्व जोर मार रहा होगा। बेचारी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लड़ी तो लोगे। सब बच्चों का लड़ना भी कोई लड़ना होता है भला। ये तो बाद में पता चलेगा। क्या बात है अमित, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? जब से आई हूं कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या बोलूं? पहले आप अपनी शीन काफ से दुरुस्त नक्काशीदार 100 सुनारी कह डालिए, फिर मैं अपनी एक ही लठमार लोहारी ठपकाऊंगा। सुना तुम्हारा नया नाटक बीच में ही रुका पड़ा है। अरे मेरे नाटक की चिंता छोड़िए, आप अपना नाटक शुरू करिए ना। ये सूत्रधारी संवाद तो अब उबाने की हद तक खिंच गए। देखो अमित, मैं जानती हूं तुम बहुत स्वाभिमानी हो, और सच पूछो तो मुझे तुम्हारे स्वाभिमान पर ही अभिमान है। गुस्ताखी माफ हो अम्मा जी, लेकिन हिम्मत जुटाइए और शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए।
अभिमान नहीं, कहिए भयंकर कष्ट है। संपन्न होने के कितने ही मुगालते हों, लेकिन हिम्मत में कितने दरिद्र हैं आप लोग। सचमुच तरस आता है। लेकिन बेटा, स्वाभिमान की तो एक हद होती है, और जिसे शायद आप तय करने आई हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि पारुल भी कम स्वाभिमानी नहीं। ओहो हो, तो पारुल के स्वाभिमान की पैरवी करने आई हैं। कीजिए, मां होने के नाते बहुत जायज है। लेकिन अब चुप क्यों है? क्या हिम्मत नहीं पड़ रही, या फिर वही शालीनता आड़े आ रही है? इजाजत हो तो मैं कह देता हूं आपकी तरफ से। सुनिए, और अगर कुछ गलत लगे तो टोक दीजिए, मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। हाँ, बात आपकी, लेकिन भाषा मेरी अपनी होगी। पारुल के साथ 2 साल तक काम करने, उसे पूरी तरह जानने समझने के बाद ही तो शादी की तुमने। वो भी किसी दबाव से नहीं, बिल्कुल अपनी इच्छा से। कहिए, शुरुआत तो ठीक हुई है ना? अरे हूबहू नकल ना निकाल कर रख दी तो अभिनेता ही क्या हुआ। कितने मन से घर जमाया सजाया, और कैसी निष्ठा के साथ घर की सारी आर्थिक पारिवारिक जिम्मेदारियां खुद ओढ़ी, सिर्फ तुम्हें पूरी तरह मुक्त कर देने के लिए, जिससे तुम अपने को पूरी तरह नाटक पर समर्पित कर सको। अरे जनाब, ताली नहीं तो प्रशंसात्मक ढंग से गर्दन ही हिला दीजिए। बेटी का दुख आड़े आ रहा है शायद। चलिए, मैं भी 4 लाइन में किस्सा काढूं। इतनी नियामतें पाने के बाद कम से कम इतना फर्ज तो तुम्हारा बनता ही था कि तुम ता जिंदगी मेरी बेटी के एहसानों के नीचे दबे उसकी बलाइयां लेते। लेकिन तुम तो ऐसे नाशुक्र और एहसान फरामोश हो, कहें तो कमीना और जोड़ दूं, कि अपने नाटक में इसकी जगह नई हीरोइन ले रहे हो। और केवल ले ही नहीं रहे, सरेआम उससे और मंच की निहायत चालू लड़कियों से इश्क लड़ाकर मेरी बेटी को जलील कर रहे हो। ऐसी हिमाकत हुई कैसे तुम्हारी? बोलिए, यही कहने आई है ना आप? साथ ही शायद अल्टीमेटम भी देने आई हैं कि बरखुरदार, अब यह हरकत एक दिन भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। या तो सीधे सीधे रास्ते पर आओ, वरना बेटी को ससम्मान वापस ले जाऊंगी। कोई रास्ते पड़ी लड़की नहीं है जो उसे कहीं ठौर ना हो। कह दिया सासू मां? हाँ? तो अब मेरी भी सुनिए। नए नाटक की हीरोइन नंदा ही होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें बड़ी संभावनाएं हैं, और जिन्हें मैं भरसक विकसित करूंगा। निर्देशक के नाते मेरा फर्ज है कि उभरती हुई प्रतिभाओं को सामने लाऊं, उन्हें आगे बढ़ाऊं। अगर मंच के साथ जुड़ी होने के बावजूद पारुल इतनी सी बात नहीं समझती है कि एक निर्देशक का फर्ज और जरूरत क्या है, और बेवजह कष्ट पाती है, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। कितने परिश्रम और लगन से रिहर्सल करती है नंदा। मेरे एक एक निर्देश को वेद वाक्य की तरह मानती है। मेरे लिए आदर और सम्मान उसके रोम रोम में जैसे झरता रहता है। मेरे हल्के से इशारे पर अपने को पूरी तरह होम करने को तैयार रहती है। तो क्यों नहीं लूं उसको? आपका चेहरा इतना तन क्यों गया? ओह, समझा। यही सोच रही है ना कि कहां कस्बई हुलिया वाली भदेस नंदा और कहां पारुल। सूरत, सीरत, प्रतिभा, गुण, किसी में भी कोई मुकाबला है नहीं। चाहे तो राजा भोज और गंगू तेली वाला मुहावरा भी चस्पा कर सकती हैं आप। छूट है आपको। हर बात में ही तो कितनी हल्की उतरती है पारुल के सामने। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। लेकिन यह भी जान लीजिए कि हर बात में हल्की नंदा का साथ मेरे अपने व्यक्तित्व को कितना वजनदार बना देता है। वजनदार और ठोस, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लबालब। और पारुल का साथ छोड़िए, बर्दाश्त नहीं होगा आपसे। लेकिन अमितोष प्रतीक्षा ही करता रहा कि अम्मा जी उसकी लू उतारते हुए हिकारत और कड़वाहट से भरे हुए इस तरह के कुछ जुमले उछालें, तो वो भी इस छोटी सी टिप्पणी के साथ अपना ये लंबा स्वगत कथन उनके भेजे में उतार दे। पर लंबी चुप्पी के बाद अम्मा बोली भी तो निहायत बेमेल सुर में, देखो तुमने पारुल से शादी की, सिर्फ शादी, जन्म भर की गुलामी करने का पट्टा कतई नहीं लिखा। तो पारुल तुम्हारी हो गई, अब तुम दो अलग कहां रह गए। मुझे तो अफसोस सिर्फ इतना है कि
कि लाडली बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, है ना? तुमने और पारुल तक ने मुझे इतना गैर समझा। सोचो जरा, पारुल के पापा के बाद से 4 फ्लैट, 2 ऑफिस, तो जितना भी जो कुछ है वो सब तुम्हारा और पारुल का ही तो है। लेकिन ऑफिस में काम करने के एवज में तनख्वाह लेने के सिवाय 1 पैसा तक नहीं लेती पारुल मुझसे। तनख्वाह में से हर महीने 200 रुपए कटवा कर रुपए जोड़ रही है तुम्हारे लिए टेरेस थिएटर बनवाने के लिए। टेरेस थिएटर, वाह वाह, लेकिन मुझे तो अब सिर्फ नुक्कड़ नाटक करने हैं। अरे थोड़े से रुपयों के लिए तुम्हारा नाटक रुका है और तुम लोग मुझसे कहो तक नहीं। और मालूम पड़ने पर पारुल मुझे कसम दिला दे कि मैं तुमसे बात तक ना करूं। ये ठीक है, तुम्हारे आत्मसम्मान की उसे बहुत चिंता है, लेकिन ये सब भी तो तुम्हारा अपना पैसा है। इसे लेने में कैसा संकोच और कैसा आत्मसम्मान। बस अब मैं ना कुछ कहूंगी ना ही कुछ सुनूंगी। अपना रुका हुआ नाटक शुरू करो। बिना कोई अर्धविराम तक लगाए एक ही सांस में ये सारा संवाद बोलकर रुमाल में बंधी नोटों की गड्डी मेज पर पटक कर अमितोष को बिल्कुल सकते की हालत में छोड़कर अम्मा झटके से उठी और धड़धड़ाती सीढ़ियां उतर गई। एक क्षण को अमित का सारा शरीर झंझना गया और खून बुरी तरह खौल उठा। तो अब अभिजात्य में लिपटी ऐसी टुच्ची खलनायकी हरकत से उसे इस बुरी तरह मारा जाएगा। उसे तो ऊपर से नीचे तक जलालत के कीचड़ में पूरी तरह धंस कर खुद की सिफत से कमल के पत्ते की तरह बेदाग निकल गई। वो है कि उसका मन हुआ कि नोटों की इस गड्डी की चिंती चिंती बिखेर कर जाती हुई इस औरत पर ही उछाल दे, लेकिन एक उबाल खाकर उसका सारा खून जैसे बिल्कुल पानी हो गया। उसका सारा अस्तित्व, सारा सत्व, सारा पुसत्व और पौरुष एकाएक ही गल कर कहीं बह गया और वो बिल्कुल लुज पुज अपाहिज सा निरे मांस के बेजान लोथड़ी की तरह हो गया। उसे लगा नस नस को तोड़ देने वाली इस शब्दातीत नारकीय यातना से उसे अगर तुरंत मुक्ति नहीं मिली तो जैसे वो यहीं बैठे बैठे समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह समाप्त, हमेशा हमेशा के लिए। मुक्ति। और नंदा उसके सामने कौंध गई। पिछले कुछ महीनों से नंदा उसके लिए व्यक्ति का नहीं, मुक्ति का पर्याय बन गई है। जब जब पारुल के अनकहे बोल उसे बुरी तरह छील कर उसके सारे सत्व सोख कर उसे बिल्कुल होनलुलु बना देते हैं, तब उस पर पूरी तरह निछावर होने को उत्सुक नंदा की एक एक अदा उसके अदृश्य घावों पर मलहम का काम करती है। वो फिर से जी उठता है पूर्ण पुरुष की तरह। इस समय उसे इस त्रास से नंदा, केवल नंदा ही मुक्त कर सकती है। उसके ख्याल मात्र से उसके निर्जीव हुआ है शरीर में बिजली सी दौड़ गई। कैसे वो आज तक इस सच्चाई को नजरअंदाज कर सका कि इन दोनों महिलाओं की नजर में उसकी भूमिका मात्र एक विदूषक की ही रही है, करुण और हास्यास्पद नहीं। अब वो नायक बनकर ही दिखा देगा। एक निहायत ही क्रूर और प्रतिहिंसात्मक संकल्प के साथ उसने बड़ी फुर्ती से सामने पड़ी नोटों की गड्डी जेब के हवाले की। सारे संकोच और सीमाओं को तोड़कर आज वो अपने पैसे से, कम से कम नंदा की नजरों में तो वो इस पैसे का मालिक है ही, बढ़िया होटल में कमरा बुक कराएगा। पूरे रौब और अधिकार के साथ खाने पीने की एक से एक लजीज और महंगी चीजों का ऑर्डर करेगा और फिर पूरे स्वामित्व के साथ नंदा को भोगेगा और महसूस करेगा कि वो है, अपने पूरे दमखम और पौरुष के साथ वो है। कितना जरूरी हो गया है आज उसके लिए ये, वरना और नायक की भूमिका अदा करने वो खटाखट सीढ़ियां उतर गया।
आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में मनु भंडारी की कहानी नायक खलनायक विदूषक। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello, everybody. It's been another awesome, great week on the IVM Podcast Network. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks with actress Aditi Pohankar about the upcoming season 2 of her Netflix series, She. On Capgemini's Techipedia series, Sheila Aditya talks to Ashish Sharma, Senior Director of Automotive India, Capgemini Invent. They discuss the role of electric vehicles in promoting sustainability. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss the ongoing negotiations between Tehreek-e-Taliban Pakistan and the Pakistan Army. On Ek Chuski Finance, Priyanka lists down the 7 financial promises every bride and groom must make before getting married. And on the Hansvani, here's the story Mukti. It explores the many social prejudices faced by women. We got some exciting news for you. IVM Podcast has just launched its merch line and you should check it out now. Head over to the IVM Podcast website, that's ivmpodcast.com, and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. That really does help. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And also do remember, you can check out a number of our shows on YouTube. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to get a list of the channels that we are keeping active. We also are doing a small listener survey. If you can go to ivmpodcast.com/survey to fill this out, it'll just take a few minutes and it really helps us out. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Apne Liye, Apno Ke Liye. Jupiter, a digital banking app. Capgemini, get the future you want. Intel vPro, built for business. And Intel, future but now wonderful with Intel-powered laptops.